हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा बैसा और उसके साथ इजी हम दोनों बेते बेते एक्वियन लिंक के यानी 1000 स्पिरिट केव के अंदर आ चुके होते। तब हम देखते वो दोनों उस केव के और भी अंदर जा रहे होते। तब बैसा पूछने लगता है कि वैसे ही मेरे मास्टर ने मुझे प्रॉमिस किया कि यहाँ पर आकर मुझे एक स्पिरिट बीज ढूंढने का मौका देगा। उससे पहले मैं यहाँ पर कोइंसिडेंटली आ गए, तो इसलिए मुझे एक स्पिरिट बीज ढूंढने में मेरा मदद करो। ये सुनने बाद इजी बोलने लगते तुम ये काम इतना आसान समझो, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर येलो लेवल की और उससे ऊपर वाले लेवल के बीज पाए जाते हैं। और हमारे कल्टिवेशन के मुताबिक हम येलो लेवल वाले बीज को पकड़ने में काफी ज्यादा फटके हाथ में आ जाएगा, पर उससे ऊपर वाले लेवल को पकड़ने में हमारे पूरी तरह से बैंड ही बच जाएगा। ये सुनने बाद भाई साहब बोल रहे होते हैं क्या येलो लेवल वो क्या होता है, उसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगते हैं क्या 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 तुम स्पिरिट बीज के लेवल के बारे में नहीं पता क्या? अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ। स्पिरिट बीज के पूरे 4 लेवल्स होते हैं। पहले वाला येलो लेवल, उससे ऊपर जुआन लेवल, उससे ऊपर एर्थ लेवल और फाइनली हेवन लेवल आ जाती है। और वो हेवन लेवल वाला बीज काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर उसके सामने तुम कभी भी आ गए उसके बाद तुम बचने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। और स्पिरिट बीज एट्रीब्यूट के दम पर 10 टाइप्स में डिवाइडेड है, और उनमें से मेटल, वुड, वाटर, फायर, सॉइल, विंड, थंडर, आइस, लाइट एंड डार्कनेस आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल रेट बीज भी होते हैं, उनके पास 2 या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सुनने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ह्यूमन वाले सारे बीज को इतना सारे टाइप्स में डिवाइडेड कर चुके हैं। ये सोचता सामने की तरफ देखता है, देखने तुरंत बाद फट जाती है। इसकी वजह से पूछने लगता है कि इजियन सामने की तरफ एक बार देखा और उसका लेवल और उसका टाइप बता दो मुझे। ये सुने तुरंत बाद इजियन भी और सामने वाली बीच की तरफ देखते हैं। देखने के बाद बोलने लगते हैं ओ शिट, आप फंस गए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये येलो लेवल की आइस एट्रीब्यूट वाला एनाकोंडा है। और तभी हम देखते हैं वो बड़ा सा एनाकोंडा इन दोनों को खाने के लिए इन दोनों की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और तभी हम देखते हैं कहीं और जगह पे वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ था, उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। और तभी हम देखते हैं लड़की और कोई नहीं, जिस लड़की को हमारे बैसा ने बचा चुका होता है वही लड़की होता है, और इसका नाम फेंगशिया होता है। अभी ये फेंगशिया सामने वाले बंदे को देखकर बोले होते हैं कि प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दिए, मैं वो ट्रेजर रूम के अंदर बिल्कुल ही जा नहीं पाई। अगर आप मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो मैं लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये सुनने के बाद सामने वाला मास्टर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा मौका दिया आपने मिस्टेक को सुधारने के लिए, पर तुमने जल्दबाजी की, इसके वजह से वहां पर पूरा मौका गड़बड़ हो गया। ये सुनने के बाद फेंगशिया बोलने लगता है हाँ मास्टर मैं भी मानती हूँ वो गलती मेरी है, तो इसलिए आप जो गए थे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ आगे जाकर। तब हम मास्टर की तरफ देखते हैं, उसका सिल्वर बाल होते, तब ये बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है मैं तुझे एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। हमारे जेंग्यू पैलेस को काफी सारे हाई क्वालिटी की या हाई लेवल की स्पिरिट बीज की जरूरत पड़ रहा है अब, तो इसलिए तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के क्यूएन लिंक केव के अंदर काफी सारे हाई क्वालिटी के स्काई लेवल के स्पिरिट बीज मिलते हैं, तो इसलिए तुम उस क्यूएन लिंक केव के बारे में अच्छी तरह इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हें कोई मौका मिलेगा तो उसके बाद वो सारे स्पिरिट बीज को लेके आओ बाहर की तरफ। अगर तुम्हें कोई भी अच्छा मौका नहीं मिला तो उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन को लाके मुझे दे दो। ये सुनने बाद फेंगशिया बोलने लगता है यस मास्टर आप जो कहते हैं मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। ये बोल के वो लड़की वहां से कम्प्लीटली चले जाती है। इसके बाद ज्यादा ज्यादा अपने मन ही मन सोचने लगते कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के वो क्यूएन लिंक के वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसके बारे में किसी को भी आसानी से पता नहीं चलता। पर मैं इस मिशन को फेल करना बिल्कुल ही अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। और तभी आप शिफ्ट होते हैं उसी क्यूएन लिंक केव की तरफ। तब हम देखते वो बड़ा सा एनाकोंडा बैसा पर भी अटैक कर रहा होता है और बैसा वो बड़ा सा एनाकोंडा पर भी अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते इतना जोर पंच करने के बाद वो एनाकोंडा ऊपर थोड़ा सा क्रॉस भी नहीं आ चुका होता है। इसे देखने के बाद बैसा पूरी तरह से चौंक जाता है। इसे देखने के बाद इजी चलने लगता है कि बैसा ये कुछ ज्यादा हाई लेवल का नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 6 लेवल का होगा। ये सांप के ऊपर का आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल डैमेज नहीं कर पा रहे। ये सुनने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने थे मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्यूएन लिंक केव के अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल पावर है, तो इसलिए यही स्पिरिचुअल पावर इसके आर्मर को इतना स्ट्रांग बना चुके हैं। पर मुझे जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी एनाकोंडा हराना पड़ेगा, वरना हमारे दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर काफी सारे स्पिरिट भी जाएंगे और तब हम दोनों मुसीबत में बढ़ जाएंगे। ये सोचने के बाद इजियन से बोलने लगता है इजियन मुझे थोड़ा समय चाहिए इसे हराने के लिए, तो इसलिए उतने में तुम इसका ध्यान बटाओ। ये सुने तुरंत बाद इजियन एक पेंडेंट को निकालने के बाद उसे देखते हुए अपने मन ही में सोचने थे मैं ही सीनियर हूं, तो इसलिए उसे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर मैं उस एनाकोंडा को हरा भी ना पाऊं उसके बाद मैं थोड़ा टाइम बाई कर सकता हूं मेरे जूनियर के लिए। ये बोल के वो स्लॉकेट के अंदर अपना थोड़ा एनर्जी डाल के फेंक दे दिया। तब हम देखते वो उसका फेमिलियर बीस्ट होता है, उसका नाम ड्रैगन बटरफ्लाई होता है। वो बाहर आ जाता है, बाहर आने के तुरंत बाद वो एनाकोंडा को एक ट्रांस में ले जाती है। इसके बाद वो बड़ा सा एनाकोंडा बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते। इसे देखने तुरंत बाद ये ड्रैगन फ्लाई तुरंत ही एक जोरदार अटैक उस पर कर देती है, और वो एनाकोंडा की स्केल्स काफी स्ट्रांग होती है, इसके वजह से इसका अटैक का असर उस पर घंटा भी नहीं होता। इसे देखने के बाद इजियन पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन ही महसूस क्या 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 उस पर घंटा भी असर नहीं हुआ, क्या मेरा बटरफ्लाई इतना वीक था। और तभी हम देखते हैं वो बटरफ्लाई के अटैक की वजह से वो बड़ा सा एनाकोंडा नींद से जाग जाने तुरंत बाद एक जोरदार अटैक बटरफ्लाई पे कर देते हैं। इसके वजह से बटरफ्लाई नीचे गिर जाता है और फिर से पेंडेंट में अंदर बदल जाते हैं। बदल जाने के तुरंत बाद वहां पर जाकर इजियन उस पेंडेंट को ले जाते हैं। तभी ये देखने के बाद भाई साहब बोलने लगता है इजियन तुम कितना भी कोशिश करो पर उसका घंटा भी उगा नहीं पाओगे, क्योंकि वो एनाकोंडा
अनाकोंडा के ऊपर का स्केल पूरी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ, तो इसलिए उसके ऊपर घंटा भी असर नहीं होगा तुम्हारे कोई भी अटैक। अगर तुम सच में उसके ऊपर डैमेज पहुंचाना चाहते हो, उससे पहले तुम उसके आर्मर के ऊपर का स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा। और मैं यही कर रहा हूँ। ये बोल के स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक नाम का एक टेक्निक उस अनाकोंडा पर यूज कर देते हैं। इसके वजह से उस अनाकोंडा के चारों तरफ काफी सारे चेन्स आकर उसको बंद कर देते हैं। इसे देखने के बाद ईजियन हिल जाते और पूछने लगते ये किस तरह का टेक्निक है। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने था, हाँ बताता हूँ, इतना भी जल्दी क्या है, पहले इस अनाकोंडा को मारने तो दो। ये बोल के उसी टेक्निक को यूज करके वो सारे चेन्स के मदद से उस अनाकोंडा के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। और इस टेक्निक को देखने के बाद ईजियन चिल्ला रहे होते, अरे बाप रे, ये टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल का है। और तभी हम देखते हैं वो अनाकोंडा मरने के बाद उसको बॉडी के अंदर से काफी सारे कोल्ड एनर्जी बाहर आ जाता है। आने के तुरंत बाद अपना बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने था, या मैंने इसके बारे में सुना था, अगर तुम मर भी जाओ उसके बाद तुम इस कोल्ड एनर्जी को यूज करके अपोनेंट को भी मार सकते हो। पर इसके बारे में मुझे पहले ही पता था, तो इसलिए मैं उस सांप के थोड़ा दूर आ चुका हूँ। पर मानना ही पड़ेगा भाई अनाकोंडा को, ये खुद मरने के बाद भी अपोनेंट को मारने के बारे में सोच रही है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा कमाल के है, इसके साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है। और तभी भाई साहब सामने की तरफ देखते हैं, वहां पर एक क्यूट सा स्पिरिट बीस्ट आ जाती है। इसे देखने के बाद ईजियन बोले आय हाय कितना क्यूट स्पिरिट बीस्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है उस कमीना अनाकोंडा ने इस क्यूट सा स्पिरिट बीस्ट को खा लिया है। और स्पिरिट बीस्ट फायर एलिमेंट वाला है, तो इसलिए ये उसके अंदर जाने के बाद भी बिल्कुल भी जम गया नहीं। और इस बीस्ट को देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने थे, एक सेकंड यही बीस्ट जैसे दिखने वाला बीस्ट को मैं पहले ही कभी देख चुका हूँ। या अब मुझे याद आ गया, जब मैं पिछली जिंदगी में गार्ड था तब हमारे बीच में और सारे डिमोनिक बीस्ट में जंग हुआ था। तब एक बड़ा सा स्पिरिट बीस्ट आ गया और आने के तुरंत बाद काफी सारे डिमोनिक बीस्ट को, यानी 1 लाख डिमोनिक बीस्ट को एक ही अटैक में जान से मार डाला। और इसके वजह से, सिर्फ इसके वजह से हमारे गार्ड के जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ गए थे। पूरा ये कहने की ये बेबी बीस्ट बड़ा होकर उतना ही स्ट्रांग बन जाएगा। तो इसलिए अगर मैं इस बीस्ट को अपना फेमिलियर बना तो उसके बाद मजा ही आ जाएगा। उतने में इन दोनों के पीछे कुछ बंदे आ जाते, उनमें से एक बंदा चिल्ला रहा होता है, किसका मैंने हिम्मत हुई बिना परमिशन के एक्वियन लिंक के अंदर आने की। ये सुने तुरंत बाद ये दोनों चौक जाते और पीछे मुड़कर देखने लगते। तभी हम देखते वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही डेलिकेसी क्लब वाला बंदा होता है। और बैसा को देखने के बाद डेलिकेसी क्लब वाला बंदा चिल्ला रहा होता है, ये तो तुम हो। और तभी हम उस बंदे के पीछे की तरफ देखते, उस बंदे के पीछे 3 लोग होते हैं। उनमें से एक हेडबैंड पहनने वाले का नाम जियांग वानली होता है और वो बंदा नोबल सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट होता है। और बाकी 2 बंदे अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का बंदे होते हैं। और डेलिकेसी क्लब वाला बंदे को देखने के बाद बैसा बोला तो अरे यार, मुझे पहले ही पता था कि इस दुनिया काफी छोटी है, पर मैं बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इतना छोटी होगी। आज मैं फाइट करने में मूड में बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए दफा हो जाए ऐसा, वरना मैं तुम्हें आज बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने पर सामने वाला बंदे को काफी गुस्सा आते है। इसके वजह से चिल्लाने थे, क्या तुम सपना देख रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़कर वहां से गया था, पर तुम इतना लकी आज नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें आज जान से ही मार डालूंगा और पिछले अपमान का बदला लेके रहूंगा। ये सुनने पर वांगी पूछने थे, ओहो तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के बीच और तुम्हारे बीच थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। ये सुनने पर क्लब वाला बंदा बोल रहा था, इस बंदे ने मुझे पॉइजन देके मेरे सारे चीजें लूट लिया था, इसके वजह से मेरे बॉडी के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत पॉइजन बचा हुआ है। ये सुने तुरंत बाद वांगले उसके सामने आया, तो आने के बाद बोलने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि इस बंदे को हम सबक सिखाएंगे। ये बोलने के तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।